तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान किया हुआ है, जिसके लिए आज इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने पीटीआई को एनओसी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को संगजानी में जीटी रोड से मुल्हिका पसवाल रोड के ओपन एरिया में जलसे की इजाज़त दी गई है और इस हवाले से जलसे में दाखिले के रूट्स, जलसे की जगह का नक्शा और शराइत जारी कर दी गई है। एनओसी के मुताबिक जलसा शाम 4 बजे शुरू होगा, 7 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा। इस दौरान कोई रोड ब्लॉक नहीं किया जाएगा। साथ ही रियासत, मजहब और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी या तकारीर नहीं की जाएंगी। इसके अलावा आज कौमी असम्बली के स्पीकर के चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की मुलाकात हुई है, जिसमें ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक राय पैदा करने और अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर बात की गई। मुलाकात में हुकूमत की जानिब से स्पीकर अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह समेत दीगर अफराद शरीक थे, जबकि अपोजिशन के वफ्द में बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर और आमिर डोगर शरीक हुए। इस मुलाकात के साथ साथ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई के मौक़िफ़ के हवाले से बात करेंगे। मुलाकात में मौजूद रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद। आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद का मामला हो रहा है, मुख्तलिफ रहनुमा एतराफ़ भी कर रहे हैं कि हमारी अलग सेलेक्ट थी। आज हमने देखा रऊफ़ हसन साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा। उससे पहले गड्ढापुर साहब कह चुके हैं कि मेरी बातचीत होती रहती थी, वो मैसेज करते थे, मैं कहता डन गुड, इस किस्म की बातें होती रहती थी। दुआ सलाम के बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, क्या आपके साथ भी कोई दुआ सलाम उनकी रही है रिटायरमेंट के बाद भी? देखें, जब वो हुकूमत में हम थे और वो DGI थे और मैं कैबिनेट का मेंबर भी था और रूलिंग पार्टी का चीफ विप भी था, तो जब वो अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स में आते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उनसे अक्सर मुलाकातें हो जाती थी। लेकिन उसके बाद जब हमारी हुकूमत गई और जब वो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद मेरी कोई उनसे मुलाकात नहीं हुई और ना ही कोई रब्ता रहा। कि पार्टी के और लोग हैं, क्योंकि रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि और दीगर लोगों से भी उनकी दुआ सलाम रहती थी, रब्ता रहता था, क्योंकि हामिद मीर साहब की खबर थी कि बहुत मुदाखलत करते थे। पार्टी के लोग तो बड़ा शुक्र अदा कर रहे हैं कि जी जान छुटी हमारी। मैं ये समझता हूँ कि किसी रिटायर्ड ऑफिसर से दुआ सलाम करना कोई जुर्म नहीं है और ज़ाहिर है कि उनका एक बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान की हुकूमत में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। उस हवाले से उनका किसी से ताल्लुक़ भी बन गया होगा और उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर अगर उनसे लोगों ने रब्ता रखा होगा तो मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन इसमें कोई मुज़ाहिका भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के ताल्लुकात होते हैं, वो चलते हैं और सारी ज़िंदगी चलते हैं। लोग अपनी गमियों खुशियों में आते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में। लेकिन अब आगे फ़ाइल पर क्या है और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें क्या निकला है और उसमें कौन से ऐसे शवाहिद हैं, ये तो अब वक्त के ऊपर ही पता चलेगा कि ये ट्रायल ओपन होता है या इन कैमरा होगा, क्योंकि आर्मी ऑफिसर का ट्रायल तो ओपन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसमें कोई सिविलियन डालते हैं तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि उस वक्त उस ट्रायल की शक्ल किस तरह से होगी और वहाँ माहौल क्या होगा। मतलब आज जब DGISPR से सवाल हुआ इस हवाले से, तो उन्होंने कोई मेरे वाज़ेह बात नहीं की, मगर ये ज़रूर कहा कि अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हो, उनको अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों, तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा, यानी नॉन सिविलियन के हवाले से। अब इमरान खान साहब इस बात का खदशे का इज़हार कर चुके हैं कि मुझे इस मामले में इन्हें वादा माफ़ गवाह बनाकर मुझे मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है। फिर उन्होंने अदालत से भी अप्रोच किया है। क्या वजह है, क्यों इतना कंसर्न है पीटीआई को कि ये बात इमरान खान साहब तक जा सकती है? मैं समझता हूँ कि मकसद भी मेन यही है कि जिस तरह एक केस इमरान खान साहब का ख़त्म होता है और उस पर वो बाइज़्ज़त बरी होते हैं, दूसरा केस, फिर तीसरा केस, फिर चौथा केस, तो ये सिलसिला है जो चल रहा है। लेकिन ये वक्त भी गुज़र जाएगा और हमें भी इत्तलाएँ यही हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल उनका किया जाएगा। लेकिन बतौर सियासतदान इमरान खान ये पहले सियासतदान नहीं होंगे। मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। मैंने देखा कि माजी में भी पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान जोमा को मिलिट्री ट्रायल का सामना करना पड़ा और हर हुकूमत ने अपने सियासी मकासद के लिए उन अकाबरीन के ख़िलाफ़ ट्रायल किए, उनको सज़ाएँ दी, सख्त सज़ाएँ दी। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि वो सज़ाएँ स्टैंड नहीं कर सकी और अल्टीमेटली वो तमाम लोग बाइज़्ज़त बरी हुए, क्योंकि इस तरह के मुकदमात जो ख़ास तौर पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड हों और किसी ख़ास हदफ को निशाना बनाना हो, तो अल्टीमेटली जो है वो फिर प्रवेल नहीं करते।
यानी कि डॉक्टर साहब, यानी कि जो इस वक्त बुनियाद पर किया जाए जो इस वक्त आपकी जमात के साथ हो रहा है, आपका जो खदशा है वो इसी बुनियाद पर है कि एक केस से फारिग होते हैं, दूसरे केस में इमरान खान साहब को उलझा दिया जाता है कि उनको कोई मिलिट्री उनका ट्रायल हो सकता है, या ये वजह कोई एविडेंस की बुनियाद पर है कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में मुदाखलत थी और 2 साल अभी हुए नहीं थे उनको रिटायर हुए हुए, वो आपकी पार्टी के मामला चला रहे थे, इमरान खान साहब से राब्ते में थे या पार्टी के दीगर लोगों से राब्ते में थे और मुदाखलत करते थे जनरल फैज़ हमीद, ऐसे कुछ शवाहिद मौजूद हैं? देखिए, अब ये तो जी वही वाली बात है कि हम भी अभी ज़ुबानी पता चल रहा है, फाइल पे जब कोई चीज़ आएगी, प्रोसिक्यूशन लाएगा तो पता चलेगा। क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में है कमोबेश 1.5 साल से, और 1.5 साल में इमरान खान साहब का क्या रब्ता हुआ होगा, उसकी नौयत क्या होगी, और जेल में भी जिस सख्त अजियत की जेल वो काट रहे हैं, और वहाँ CCTV कैमराज हैं, हर चीज़ कंट्रोल है, और उनको एक सेल में रखा गया है। मैं नहीं समझता कि उनको कोई इस तरह की एक्सेस भी हासिल होगी। अगर कुछ ऐसी एक्सेस हासिल थी तो वो उन इदारों की या जिनके वो ज़ेरे कैद हैं, मुकीद हैं, ये तो अब उन पर भी क्वेश्चन जाता है ना। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अभी कबल वक्त हैं, जब तक कोई चीज़ ठोस सामने ना आए। तो ये अंदाज़ा ही है जो आप मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं जो आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन आगे देखिए इसके ऊपर क्या बनता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक अमल शुरू हुआ है बतौर पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है कि आज एक लेफ्टिनेंट जनरल जो DGI थे और उनको आप ट्रायल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक विंडो आपने ओपन कर दी है जो कि एक ख़ुद एहतसाबी का अमल का एक अच्छा सिलसिला है। और इसमें जो भी अगर कोई मुलव्वस हुआ तो अब तो पाकिस्तान ने तो ता क़यामत तक रहना है, तो फिर वो हर शख्स जो है वो फिर इस अमल से गुज़रेगा। ये एक बड़ा स्टेप है अगर आप इसको इस एंगल से देखें तो। बड़ी अहम बात है। साथ में मुझे ये भी बताएगा कि आज एक मस्बत डेवलपमेंट हुई, स्पीकर के ऑफिस में आप लोगों की मुलाकात हुई, आप भी मौजूद थे, और उसके बाद फैसला हुआ बलूचिस्तान के हवाले से APC बुलाई जाए। इसके अलावा इन कैमरा ब्रीफिंग पर भी बात हुई। ये मस्बत डेवलपमेंट है, क्या ये कहा जा सकता है कि कम से कम अब सियासी पार्टियाँ आपस में इंगेजमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है? जी, आज हम गए थे एक डेलीगेशन की शक्ल में स्पीकर के पास, ये बताने कि स्पीकर साहब इस नेशनल असम्बली में इतना बड़ा वाक़यात हो रहे हैं बलूचिस्तान में, अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई स्पेसिफिक, और ना गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने रिस्पॉन्ड किया, जबकि सेनेट में इस पर डिबेट हो चुकी है। तो आप इसी सेशन में जो जारी है इसमें बलूचिस्तान के इशू के ऊपर एक दिन जो है वो मुख्तस करें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आएँ, वो डिबेट ओपन करें या वाइंड अप करें, लेकिन इसके ऊपर एक गुफ्तगू होनी चाहिए और फिर इसके ऊपर कोई वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि आज जो बलूचिस्तान में जो हालात हैं और बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल जमातें हैं या कौम परस्त जमातें हैं, उनके खदशात हैं कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया है और नई लीडरशिप वहाँ आ रही है और जो कि पॉपुलर हो रही है, और ये भी इशारे हैं कि वहाँ फॉरेन फंडिंग भी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप बलूचिस्तान की लीडरशिप को, लोगों को कौमी धारे में लाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट को मुअस्सर बनाएं, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, और बलूचिस्तान और KPK के मजमूई हालात के ऊपर अपोजिशन हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। अख्तर मैंगल साहब ने जब कल इस्तीफ़ा दिया, अपोजिशन भी गई और गवर्नमेंट का डेलीगेशन भी गया, और दोनों के साथ उनका मौक़िफ़ एक ही था। और ये कोई अच्छा नेक शुगर नहीं है कि एक बड़ी पार्टी के सरबराह जो मेंबर हैं कौमी असम्बली वो इस्तीफ़ा दे दें और वो अदम एतमाद करें इस सारे निज़ाम पे, इस सारे सिस्टम पे। तो ये सिस्टम है तो पाकिस्तान है, इस सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए, मौसर बनाना चाहिए। यानी कि अब कम से कम इस एक अहम मसले पर आगे बढ़ेंगी जमातें, APC हो जो भी हो, फैसले क़यादत सर जोड़कर करेगी। जी, और रियासती इदारों को भी ऑन बोर्ड करना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अवाम हमारे हैं। उन 2 सूबों में अमलन हुकूमत नहीं है, लोगों के अंदर अनारकी और इंतशार दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन ये भी साथ कहा कि आप और पार्लियामान सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि वो लेजिस्लेशन की जाए
कि जिससे तहरीक इंसाफ की राह में रुकावट हो। वो 2 दिन पहले एक बिल पेश हुआ या 15 दिन पहले, या आज जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इरफान सिद्दीकी साहब का बिल था, इस जमहूरी माशरे में ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कि कानून तो पहले ही मौजूद है कि आप कोई भी अगर प्रोसेशन करते हैं, कोई एहतजाज करते हैं, कोई जलसा करते हैं, आप इजाज़त लेकर करते हैं। अगर कोई वायलेशन होती है तो उसकी भी सज़ा है, लॉ मौजूद है। लेकिन इस तरह के बिल लाने, ये तो वो फरंगी की याद इन्होंने ताज़ा कर दी कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब तहरीकें चलती थी आज़ादी की, उस ज़माने में जो लोग बोलते थे, बात करते थे, इस तरह के जालमाना आमराना कानून बनाए जाते थे कि उनकी ज़ुबान को बंद किया जाए। ये फस्तायत की इंतहा है। और अफसोस कि आज पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर्स थे वो उस कमेटी में मौजूद थे, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट बनते हैं, जो कहते हैं हमने जमहूरियत के लिए, आज़ादी राय के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने भी वोट उसके हक में दिया।